नमस्कार मित्रों, चलिए पुनः आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। हिंदी व्याकरण एवं शिक्षण शास्त्र की हम बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 अर्थात सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के लिए 2025-26 में जो भर्ती अपकमिंग भर्ती है उसकी तैयारी मैं आप सभी को करवा रहा हूं। आज की हमारी ये जो क्लास है 10वीं क्लास है, जिसमें क्रिया और कारक पर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सीधे वीडियो पर आते हैं। और जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल पर हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि कंटिन्यू आपको सभी विषयों की क्लासेस प्रोवाइड होती रहेंगी। तो चलिए शुरू करें। सर्वप्रथम देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्रिया। क्रिया को हम समझते हैं कि आखिर क्रिया होता क्या है। तो जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। देखिए, जब कोई कार्य हो रहा है तब वहां पर क्रिया है। किसी कार्य का करना या होना, जैसे चलना, ये क्रिया है क्योंकि चलने का काम हो रहा है। यहाँ पर दौड़ना, कूदना, ये सब क्रिया है। खाना, आना, जाना, जितने भी कार्य हो रहे हैं वह क्या कहलाता है? आपका क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी कार्य का करना या होना, किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। जैसे खेलना, चलना, कूदना आदि, ये सभी कार्य क्रिया के अंतर्गत आते हैं। क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है, देखो, क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है या क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एक क्वेश्चन बनते हैं। अब क्रिया के मूल रूप को धातु कैसे कहेंगे? जैसे यहां पर एक शब्द है चलना, एक शब्द क्या है? चलना। ठीक है, तो इसमें जो मूल रूप है वो है चल। ठीक है, तो अगर ये चलना में केवल चल को ले ले तो यही क्या कहलाता है? हमारा धातु कहलाता है। और इस धातु में ना प्रत्यय लग करके ये क्रिया बनाता है। समझ रहे हैं? मूल धातु में ना प्रत्यय जब लगता है तो वह क्रिया बनता है। और चलना एक क्रिया है और चल एक धातु है। ठीक है, चलिए अब मूल क्रिया जिसे धातु कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। याद रखना, अभी जो मैंने बताया, धातु से ही क्रिया पद का निर्माण होता है। किसी भी धातु, जैसे चल, अब चल में ना प्रत्यय लगाया, चलना हो गया। दौड़ में ना लगा, दौड़ना हो गया। सो में ना लगा, सोना हो गया। रो में ना लगा, रोना हो गया, है ना। तो बोल में ना लगा, बोलना हो गया। अर्थात किसी भी मूल रूप को, जैसे क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है और धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। धातु स्वतंत्र रूप में होती है। जैसे चलना जैसे शब्द है तो उसमें चल जो शब्द होगा वो धातु है, और जब इसमें ना प्रत्यय लगता है तब वह क्रिया बनाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब क्रिया की बात कर रहे हैं तो क्रिया में धातु भी जो है क्रिया का ही हिस्सा है, इसलिए हमको धातु को भी समझना बहुत जरूरी है। तो धातु के 5 भेद किए गए हैं। धातु के 5 भेद किए गए हैं। एक है सामान्य धातु, दूसरा सम्मिश्र धातु, तीसरा व्युत्पन्न धातु, चौथा अनुकरणात्मक धातु और 5वां नाम धातु। ठीक है, तो धातु के ये 5 भेद हैं। हम थोड़ा थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी जरूरी है। तो सामान्य धातु, यह धातु न प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे मैंने अभी कहा है ना, सोना में सो क्या है? आपका धातु है और इसमें ना प्रत्यय लगा तो ये सोना बन गया। जैसे बजाना और बजा, ये धातु है, ना प्रत्यय लगा तो ये क्या बन गया? बजाना बन गया। ठीक है, ये सामान्य धातु में आता है। व्युत्पन्न धातु, तो यह इस धातु में अन्य कोई प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। इसमें अन्य कोई प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, इसमें ना प्रत्यय नहीं लगता। सामान्य धातु में ना प्रत्यय लगता है, लेकिन व्युत्पन्न धातु में ना प्रत्यय नहीं लगता बल्कि कुछ और प्रत्यय लगता है। कुछ भी लग सकता है, जैसे हंस में हंसवाना, खेल से खेलवाना, पील से पिलवाना। तो ये इस तरह के जो प्रत्यय कहना चाहिए क्रिया है उसमें व्युत्पन्न धातु लगा रहता है। ठीक है, चलिए तीसरा आता है नाम धातु। अब नाम धातु में यह धातु जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगा करके बनाई जाती है। देखो,
संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जब प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनाते हैं उसे नाम धातु कहा जाता है। जैसे गाली से गरियाना, लालच से ललचाना, तो ये सभी किस में आते हैं? आपका नाम धातु में आते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं साथियों। चौथा प्रकार इसमें आता है सम्मिश्र धातु। सम्मिश्र, तो इस धातु में संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात करना, कहना, देना, आना, मारना आदि शब्द आदि जो पद है लगाई जाती है। ठीक है, किसमें? धातु संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात। ठीक है, जैसे करना, नाम करना। अब करना के शुरू में लगा दिए नाम, तो ये क्या बन गया? नाम करना। छेद करना, हत्या करना। ठीक है, तो इस तरह से होना के पहले देखो नाम होना, छेद होना, हत्या होना, खाना के पहले मार खाना, रिश्वत खाना, हवा खाना, तो ये सभी क्या कहलाता है साथियों? आपके सम्मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, चलिए पांचवा प्रकार आता है धातु में, वो है अनुकरणात्मक धातु। तो विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई जाने वाली धातुएं अनुकरणात्मक धातु कहलाती है ना। अर्थात विभिन्न प्रकार की ध्वनि का ये क्या करता है? अनुकरण करता है, और अनुकरण करने के बाद में जो धातु जो एक नया शब्द बनता है उसको अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। जैसे भिन भिनाना, टनटनाना, हिन हिनाना। ठीक है, तो ये अनुकरणात्मक धातु के अंतर्गत आता है। ये है क्रिया के आपके धातु के 5 प्रकार। अब हम बात कर रहे हैं क्रिया की, तो क्रिया के अंदर में धातु था इसलिए मैंने धातु को भी बता दिया। अब हम बात करें क्रिया, तो कर्म के आधार पर जो क्रिया है इसके भेद अलग अलग किए गए हैं, और कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं और बहुत ही सरल। सकर्मक और अकर्मक 2 प्रकार की होती है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की कि आखिर सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो देखो, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। सकारात्मक या सकर्मक, सकारात्मक नहीं बोलेंगे, सकर्मक। जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े वहां पर सकारात्मक या सकर्मक क्रिया होगा। जैसे राम पत्र लिखता है। ठीक है, राम पत्र लिखते हैं। अब राम क्या कर रहा है? यहाँ पत्र लिख रहा है। ठीक है दोस्तों, इस सकर्मक क्रिया में कार्य का संबंध कर्ता से होता है। याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, जब क्या और किसको से प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर अगर आता है निकल कर, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होता है। जैसे राम क्या करता है? प्रश्न आया, राम पत्र लिखता है। जब क्या में प्रश्न पूछा गया, राम क्या करता है, तो राम पत्र लिखता है। जब प्रश्न पूछने पर उत्तर आए तब वहां पर सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, अगर उत्तर नहीं आता तो वो अकर्मक होता है। अब अकर्मक की बात करें तो क्रिया का प्रभाव जब कर्म पर नहीं पड़ता तो वहां पर अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, इसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम जाता है, अब राम कहाँ जाता है? देखो मैंने पूछा कहाँ से, एक प्रश्न, राम कहाँ जाता है, तो उसका उत्तर हमको नहीं मिला, पता ही नहीं है कि राम कहाँ जाता है, इसलिए ये अकर्मक। अर्थात प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर नहीं मिलता कि वो क्या कर रहा है, तब वहां पर अकर्मक क्रिया होता है। अर्थात इसमें कर्म नहीं होता। ठीक है, जैसे घोड़ा दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है, ऐसे प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं आता। अब सकर्मक क्रिया के 2 प्रकार हैं। इस सकर्मक क्रिया के कितने प्रकार हैं साथियों? आपके 2 प्रकार। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? एक तो है एक कर्मक। एक कर्मक क्या है? जिसमें केवल एक ही कर्म हो, उसे एक कर्मक कहते हैं। जैसे अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, देखो जिसमें केवल एक ही कर्म हो उसको एक कर्मक कहा जाता है, जैसे अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। और द्विकर्मक जिसमें 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक कहा जाता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ये हो गया द्विकर्मक। अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई एक कर्मक, लेकिन जब यहां पर आया अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई तो यहां पर द्विकर्मक हो गया। ठीक है, अब अर्थ के आधार पर भी क्रिया के बहुत सारे भेद किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पर मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले आता है क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया क्या होता है? तो इस क्रिया का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है। संज्ञा की तरह कैसे? जैसे
कसरत करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है, सुबह दौड़ना शरीर के लिए अच्छा है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कुछ चेतावनी सूचक ऐसे शब्द दिया रहता है ना, तो ऐसे शब्द क्रियार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। सेकंड आता है प्रेरणार्थक क्रिया। देखो इसमें अब प्रेरणा, लेकिन इसमें कार्य स्वयं न करके दूसरों से करवाया जाता है। प्रेरणा दिया जाता है दूसरे कार्य करें, कार्य स्वयं न करके दूसरों से करवाया जाता है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ठीक है। अब प्रेरणार्थक भी जो है अलग अलग। प्रथम प्रेरणार्थक, इसमें सामने वाले व्यक्ति से करवाया जाए तो वह प्रथम प्रेरणार्थक होगा, और इस धातु में लाना आना जोड़ करके ये बना होता है। दूसरा प्रेरणार्थक जो क्रिया किसी दूसरे व्यक्ति से करवाई जाते हैं, जैसे राम पत्र लिखवाता है, मोहन हल जोतवाता है, तो इस तरह के प्रश्न जो है, इस तरह के प्रश्न इसके अंदर आते हैं, इस तरह के उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जैसे यहां पर मैंने लिखा राम पुस्तक लिखवाता है, तो तीसरे व्यक्ति से अगर कार्य करवाया जाता है वहां पर द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। ठीक है। क्रिया के अन्य भेद भी हैं, जिसमें आपके पूर्णकालिक क्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके बने हुए हैं एग्जाम्स में। पूर्णकालिक क्रिया क्या है? तो जब पहली क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है। प्रथम क्रिया समाप्त होने के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो वह पूर्णकालिक क्रिया कहलाता है। और इस प्रकार की क्रिया धातु में कर के जोड़ करके शब्द बनाई जाती है। जैसे राम भोजन करके सो गया, भावेश पानी पी के सो। देखो पानी पीना एक क्रिया है और सोना एक क्रिया, मतलब यहाँ पर दो क्रिया हुआ है ना। तो एक क्रिया पानी पी लिया, जैसे ही प्रथम क्रिया समाप्त हुआ उसके बाद दूसरा क्रिया संपन्न हो गया, इसलिए इसको पूर्णकालिक क्रिया कहा जाता है। एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया होती है। ठीक है। चलिए अगला आता है संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त मतलब नाम से स्पष्ट है, जुड़ा हुआ हो सकता है। तो जब दो क्रिया आपस में संयोग से बनते हैं तो उसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? संयुक्त क्रिया कहा जाता है। अब जहां आवाज ध्वनि में बल लगाना पड़ता है, जैसे जाने दो, रीना खेलती कूदती रहती है, दिव्या कंप्यूटर चलाती रहती है, इस तरह के क्रिया जो है क्या कहलाता है? हमारा संयुक्त क्रिया कहलाता है। क्लियर है? सहायक क्रिया भी थोड़ा सा देख लो। तो जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर के भाव को स्पष्ट करता है तो वो क्या कहलाता है साथियों? आपके सहायक क्रिया कहलाता है। जैसे मैं घर जाता हूं, वो हंस पड़े। तो ये रहा क्रिया, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं साथियों कारक। क्रिया के बाद कारक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब आपको कारक समझ में आ जाएगा तो समास भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं कारक की। कारक क्या होता है? दो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए, जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए तो वह कारक कहलाता है। अर्थात क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द को ही क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। जब कोई हम वाक्य लिखते हैं ना, तो वो संज्ञा शब्द के साथ जुड़ा रहता है, आपस में उसको जोड़ के रखता है। जैसे राम के द्वारा रावण मारा गया। मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको कहा कि राम के द्वारा रावण मारा गया। जो के द्वारा शब्द है वह संज्ञा शब्द राम को और रावण को आपस में क्या किया हुआ है? जोड़ा हुआ है। तो यही जो जोड़ने वाला जो शब्द है ना, वो कहलाता है हमारा कारक। तो किसी शब्द से क्रिया का जो संबंध बताता है, अब राम और रावण के बीच के संबंध को बता रहा है, वो कारक है। ठीक है। या किसी वाक्य में जो शब्द क्रिया को संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ते हैं, वह कारक कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, श्री कृष्ण ने सत्य की रक्षा के लिए दुष्टों का संहार किया। यहां पर थोड़ा सा गलती है। ठीक है। तो सत्य की रक्षा के लिए, देखो यहां पर आया के लिए, है ना। श्री कृष्ण ने, ये सब जो जुड़ा हुआ है ये सभी कारक के अंदर आता है। क्लियर है दोस्तों? और कारक को कुछ विद्वानों द्वारा
परसर्ग भी कहा जाता है और कुछ विद्वानों के द्वारा इसको विभक्ति नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछा जाता है। कारक के मुख्यतः 8 प्रकार होते हैं और 8 प्रकार के कारक और उनकी विभक्ति की बात करूं तो सबसे पहले एक साइड मैंने कारक लिखा और एक तरफ मैंने विभक्ति लिखी है। कर्ता कारक, कर्ता जो काम करने वाला होता है उसको कर्ता कारक कहा जाता है और कर्ता में विभक्ति चिन्ह ने लगा रहता है। कर्म, कर्म में विभक्ति चिन्ह को होता है। तीसरा आता है करण और करण जो से के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगा रहता है। संप्रदान को के लिए विभक्ति चिन्ह लगा रहता है। अपादान में साथियों आपका से जब अलग होने का भाव वाला से होगा तब वहां पर अपादान कारक होता है। का के की संबंध को बताता है और में पर अधिकरण को बताता है और संबोधन हे अरे अहो ये सभी संबोधन को बताता है। तो इस तरह से 8 प्रकार के कारक होते हैं और ये याद करने का बहुत ही बढ़िया तरीका, बहुत ही लॉजिकल ट्रिक। देखो कैसे आप इसको याद करोगे। तो कारक याद करने का जो ट्रिक है बहुत ही शानदार है। देखो ये 4 लाइन है, इसको आपको याद रखना है। कर्ता ने अनुकर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काके की संबंध है अधिकरण में मान, रे हे अरो संबोधना मित्र धरहु यह ध्यान। ये 4 लाइन है जिसमें कारक पूरा समाहित है। देखो कैसे, कर्ता ने एक है, कर्म को 2 हो गया, करण रीति से, संप्रदान को के लिए ये हो गया, अपादान से और काके की संबंध ये हो गया, अधिकरण में ये हो गया, रे हे अरो संबोधन। तो कितना हो गया साथियों आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो ये 8 प्रकार के जो कारक है इन 4 लाइनों में समाहित है। और आप कारक से संबंधित आपके जो प्रश्न है पूछे जाते हैं। यहां पर मैंने कहा अपादान जिसमें मैंने अलग होने के भाव को व्यक्त किया। जैसे देखो कर्ता राम ने रावण को मारा, जो ने है मैंने एक शब्द अभी बोला वाक्य, राम ने रावण को मारा, तो जो ने शब्द है ये है कर्ता कारक। कर्म राम या मोहन को घर जाना है, ठीक है। करण राम के द्वारा या कंस के द्वारा या श्री कृष्ण के द्वारा कंस मारा गया, ये है। संप्रदान को के लिए, मोहन के लिए, ऐसे शब्द आपस में जुड़े रहते हैं, याद रखना। जैसे यहां पर मैंने कहा अपादान में से अलग होने के भाव से, तो मान लीजिए गंगा यमुना नदी से निकलती है ना। देखो गंगा यमुना से निकल रही है, अलग हो रहा है वहां से, है ना। तो यहां पर अलग होने का जो भाव है वो निकल कर आ रहा है, ठीक है। संबंध काके की, तो राम की दोस्ती बहुत अच्छी है। देखो संबंध को बता रहा है ना, वहां दोस्ती और रिलेशन की बात बता रहा है। इस तरह से अधिकरण में पर हे अरे अहो ये संबोधन को बताता है। तो इस तरह से मेरे दोस्तों कारक 8 प्रकार के होते हैं और वाक्य में किसी न किसी रूप में ये कारक जो है जुड़ा होता है और आपस में संज्ञा का संबंध जो है बताता है। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने इस वीडियो में क्रिया और कारक को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया और उन्हीं बिंदुओं पर हमने चर्चा किया जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से, सीजी टेट के दृष्टिकोण से। इसी तरह से हम रेगुलर कंटिन्यू क्लासेस आप सबके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं और करेंगे। पूरी तैयारी आपकी करवाई जाएगी, तो हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।